हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। जैसा आप सबको पता है कि हमने हमारी पिछली वीडियो में रीतिकाल का जो संपूर्ण टॉपिक था वह कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम देखेंगे वह आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। देखते हैं आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल का जो नामकरण था वह सभी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए थे इसे आधुनिक काल को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे दिया था गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि जो आधुनिक काल है वह गद्य का काल है, क्योंकि आधुनिक काल में ही गद्य की रचनाएं जो लिखी जाने लगी थी। पहले भी लिखी जाती थी लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं लिखी जाती थी। कोई कुछ एक आधा जो रचना होती थी वह लिखी गई थी। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में आकर पद्य और गद्य दोनों एक जैसी ही रचनाएं लिखी जाने लगी थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे गद्य काल कहा और मिश्र बंधु ने इसे वर्तमान काल कहा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे आधुनिक काल कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त भी इसे आधुनिक काल कहते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वे भी इसे आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ कहते हैं इसे साहित्य काल। ठीक है, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जो प्रथम स्वर्ण काल है वह क्या है, वह भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक काल का विभाजन। ठीक है, जो आधुनिक काल के अंतर्गत और भी बहुत सारी जो काव्य धाराएं आई थी वे डिवाइड की गई हैं। ठीक है, जैसे पुनर्जागरण काल है। ठीक है, इसे भारतीय हिंदू युग भी कहा जाता है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद है जागरण सुधार काल, इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, 1900 से लेकर 1920 तक। छायावादी काल जहाँ प्रसाद पंत निराला युग। ठीक है, छायावादी काल को प्रसाद पंत और निराला युग भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्रतिनिधि कवि प्रसाद पंत और निराला थे। ठीक है, एक महादेवी वर्मा भी इसके प्रतिनिधि कवि थे, 4 स्तंभ थे इसके। ठीक है, 1920 से लेकर 1936 तक। प्रगतिवादी काल या फिर साम्यवादी काल भी कहा जाता है इसे, 1936 से लेकर 1943 तक। प्रयोगवाद, तार सप्तक या अज्ञेय युग। ठीक है, अज्ञेय जी द्वारा तार सप्तक की जो आरंभ किया गया था तार सप्तक। ठीक है, एक हम कह सकते हैं 7 कवियों की जो जितनी भी रचनाएं होती थी, ठीक है, वे तार सप्तक में प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, 1943 से लेकर 1953 तक। और इसके बाद है नवलेखन, नई कविता, 1953 से लेकर अब तक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय हिंदू युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो भारतीय हिंदू युग को हम नई धारा या फिर प्रथम उत्थान के नाम से जानेंगे। ठीक है, 1868 से लेकर 1893 तक इसका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसका समय मानते हैं। रामविलास शर्मा इसे कहते हैं नवजागरण काल। ठीक है, ये भी 1868 से लेकर 1900 तक इसका समय मानते हैं। और मिश्र बंधु जो हैं, ठीक है, वे मानते हैं वर्तमान काल कहा है भारतीय हिंदू युग को। ठीक है, 1869 से लेकर 1888 तक। ठीक है, राम कुमार वर्मा इसे आधुनिक काल कहा 1870 से लेकर 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी जो भाषा थी वह ये याद करने योग्य है। ठीक है, प्रश्न में आ जाता है कई बार पेपर में ये इसका प्रश्न कि किस युग में पद्य के लिए अलग और गद्य के लिए अलग भाषा का प्रयोग किया जाता था। भारतीय हिंदू युग में किया जाता था। ठीक है, पद्य के लिए ब्रजभाषा और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था। अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है तो ये देखिए, अगर हम वर्ण देखते हैं क ख ग। ठीक है, ग अर्थात गद्य के लिए, ख अर्थात खड़ी बोली। ठीक है, गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे हम देखते हैं गद्य के लिए क्या आएगा, ग अर्थात ख, ख और ग गद्य के लिए खड़ी बोली, और प और ब पद्य के लिए ब्रजभाषा। ठीक है, ये आपको याद करने में आसानी होगी इसको। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय हिंदू युगीन रचनाकार। ठीक है,
भारतेंदु हरीशचंद्र जी। जो भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं वे जो इसके प्रतिनिधि कवि हैं, इनके नाम पर ही इस युग का नाम पड़ा है। 1850 से लेकर 1885 तक इनकी जो पत्रिकाएं हैं, ठीक है, इन्होंने जो पत्रिकाएं प्रकाशित की थी वे कौन कौन सी हैं? कवि वचन सुधा 1868, मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक भी थी, ठीक है, और पाक्षिक भी थी। पाक्षिक अर्थात हर 15 दिन के बाद आती थी, ठीक है, हर पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आती थी ये। हरीश चंद्रिका 1873 मासिक थी ये, ठीक है, एक महीने के बाद आती थी, ठीक है। बाला बोधनी 1874 मासिक थी ये, यह स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। स्त्री शिक्षा से संबंधित कौन सी थी? बाला बोधनी। उनके जो उपन्यास थे वे कौन से थे? हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शीलवती और सावित्री चरित्र, ठीक है। इसके बाद और उनके नाटक भी थे। सबसे पहले हम देखेंगे उनके अनुदित नाटक। इनको याद करने का एक सूत्र भी है अनुदित नाटकों को। सुंदर रत्नावली पाखंड में ही धन उड़ा देती है, पर मंजरी के लिए भारत की मुद्रा दुर्लभ है। अर्थात विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, ठीक है, कर्पूर, मंजरी, भारत, दुर्दशा, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, ठीक है, ये इनके अनुदित नाटक हैं, ठीक है। विद्या सुंदर 1868 में है, प्रकाशित है ये नाटक, ठीक है, ये नाटक है, नाटक की श्रेणी में आता है। संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का अनुवाद है ये। रत्नावली 1868 में ये एक नाटिका है, ठीक है, संस्कृत नाटक रत्नावली का अनुवाद है ये। इसके बाद है पाखंड विडंबन 1872, ये एक रूपक है, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है ये। इसके बाद है धनंजय विजय 1873, व्यायोग, संस्कृत नाटक धनंजय विजय का अनुवाद है, ठीक है। इसके बाद आता है कर्पूर मंजरी 1875, यह एक षटक है, ठीक है। ये जो हैं सभी षटक, व्यायोग, रूपक, नाटिका, ये सभी एक नाटक के भेद हैं। नाटक को हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके पर हम नाटक पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। षटक कांचन कवि के नाटक का अनुवाद है ये, ठीक है। इसके बाद है भारत जननी 1878, लघु नाटक है ये या फिर अपेय है, ठीक है, संस्कृत के नाटक का अनुवाद है, एक गीति नाट्य है। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में, ठीक है, नाटक है एक। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनस का अनुवाद है, इसका अन्य नाम जो है वह है वंशपुर का महाजन। मुद्रा राक्षस 1878 नाटक है जो विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारतेंदु हरीशचंद्र जी के मौलिक नाटक। इससे पहले हमने देखे हैं अनुदित नाटक, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनके मौलिक नाटक। अनुदित अर्थात इन्होंने अनुवाद किया है नाटकों का, ठीक है, लेकिन मौलिक अर्थात उन्होंने जो खुद लिखे हैं, उनकी खुद की रचनाएं हैं जो। इसका भी एक सूत्र है, वैदिक योग सत्य है कि नाटिका में विषम दुर्दशा को दैवी ही नगर दूर कर नगर में प्रताप लाती है, ठीक है। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, ठीक है, ये इनका मौलिक नाटक है। 1873 में यह प्रहसन की श्रेणी का है। वैदिक धर्मानुयायियों के पखंड का विरोध तथा पशु बलि का विरोध। नेट में ये प्रश्न आम तौर से पूछे जाते हैं कि किस में, ठीक है, जहाँ फिर किसी भी नाटक का नाम दे दिया जाता है, रचना का नाम दे दिया जाता है, जैसे वैद की हिंसा हिंसा न भवती में का जो विषय क्या है, कथा वस्तु क्या है, ठीक है, तो इसका कथा वस्तु क्या है? वैदिक धर्मानुयायियों के पखंड का विरोध तथा पशु बलि का विरोध, ठीक है। प्रेम योगिनी 1875 4 अंकों की नाटिका है ये। कांशी में होने वाले पखंडों व आडंबरों का विरोध किया गया है इसमें। इसके बाद है सत्य हरिश्चंद्र 1875 में यह एक नाटिका है, माफ़ कीजिएगा यह एक नाटक है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य के प्रति निष्ठा है इसकी जो कथा वस्तु है, ठीक है। इसके बाद आता है विश्वमोषधम, ठीक है, 1876 में एक पात्रीय नाटक है, भानवी कहा जाता है इसे, ठीक है। संवत 1832 में बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है श्री चंद्रावली नाटिका, ठीक है,
1876 में। यह एक नाटिका है, कृष्ण प्रेम वर्णन है इसमें। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, ठीक है। नाट्य रासिक है ये, लास्ट रूपक भी कहा जाता है इसे। अंग्रेजी राज में भारत की दशाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके बाद नील देवी आता है 1881 में। गीति रूपक आता है, पंजाब के राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वर्णन है इसमें। अंधेर नगरी है 1881 में। प्रहसन है ये, शैदृश्य है इसमें। भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। इसके बाद आता है सती प्रताप 1883 में। गीति रूपक है ये। पौराणिक नाटक सत्यवान सावित्री, ये एक पौराणिक नाटक है और सत्यवान और सावित्री के जीवन पर आधारित है। अधूरा नाटक है ये, किसके द्वारा कंप्लीट किया गया? राधा कृष्ण के द्वारा ये कंप्लीट किया गया था, ठीक है। इसके बाद उनके निबंध आते हैं, ठीक है। इनके जो निबंध हैं वे पुरातत्व संबंधी अलग हैं, इतिहास संबंधी भी लिखे हैं उन्होंने, धर्म संबंधी, कला संबंधी, यात्रा संबंधी, ऋतु संबंधी, राष्ट्रीय भावना संबंधी, ठीक है। हास्य व्यंग्य निबंध लिखे हैं उन्होंने, अन्य नाटक भी लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे पुरातत्व संबंधी आती हैं रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका। इतिहास संबंधी आती हैं कश्मीर कुसुम, ठीक है, बादशाह, दर्पण और उदय प्रोदय, ठीक है। धर्म संबंधी आती हैं तदीय सर्वस्व, वैष्णव नवता, भारतवर्ष। और कला संबंधी आती हैं संगीत सार आता है, यात्रीय संगीत आता है, वैजनाथ की यात्रा आती है, ठीक है, यात्रा संबंधी। ऋतु संबंधी वसंत आता है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, ठीक है, इनकी नाटक है ऋतु संबंधी। और राष्ट्रीय भावना संबंधी जो है इनका नाटक भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। हास्य संबंधी जो है इनके नाटक कंकड़ स्रोत्र हैं, अंग्रेज शतोत्र हैं, ठीक है। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये इनका हास्य संबंधी नाटक है। इनके जो अन्य नाटक हैं वह हैं होली, ठीक है, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, मित्रता, अपव्यय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ठीक है, इनके नाटक हैं। इसके बाद इनकी काव्यात्मक रचनाएं आती हैं। इनकी काव्यात्मक रचनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, बहुत लगभग 70 से अधिक इनकी काव्यात्मक रचनाएं हैं, लेकिन जो हमने लिखी हैं वे इम्पॉर्टेंट ही लिखी हैं हमने, ठीक है। जैसे सबसे पहला है भक्ति सरस्वत 1870 में, प्रेम मल्लिका 1871 में, जैन कुतूहल 1873 में, ठीक है, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 और 77, प्रेम प्रलाप 1877, गीत गोविंदानंद 1877 से 1878, होली 1879, राग संग्रह 1880, वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम 50 1880 से लेकर 1881 तक, मधुमुकुल 1881, भारत भिक्षा 1881, विजय वल्लरी 1882, फूलों का गुच्छा 1882, सबसे महत्वपूर्ण है ये फूलों का गुच्छा, ठीक है। विजयनी विजय वैजयंती 1882, कृष्ण चरित्र 1883, प्रेम फुलवारी 1883 और वीणुगीति 1884, ठीक है, इनकी काव्यात्मक रचनाएं थी, ठीक है। इसके बाद आती हैं उनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थी वे कौन कौन सी थी। कविता वर्धनी सभा 1870 में की थी, काशी में की गई थी, ठीक है। इनके द्वारा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये रचना जो भी संस्थाएं हैं वे स्थापित की गई थी। सबसे पहली है कविता वर्धनी सभा 1870 में काशी में, पेनी रीडिंग क्लब 1873 में और तदीय समाज 1873 में। ये जो 3 संस्थाएं हैं उनकी स्थापित संस्थाएं हैं, ठीक है। अन्य तथ्य, हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि आधुनिक काल में सबसे ज़्यादा जो गद्य लिखा गया है, ठीक है। इससे पहले भी आधुनिक काल के पहले भी गद्य रचनाएं हुई हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में हुई हैं। लेकिन जब आधुनिक काल आया, भारतेंदु युग आया, ठीक है, भारतेंदु युग में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वे जो गद्य रचनाएं लिखने के लिए सभी को प्रभावित कर रहे थे, ठीक है, प्रेरित कर रहे थे कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो गद्य रचनाएं हैं वे लिखें, ठीक है। रसा उपनाम से लेखन कार्य करते थे, उपनाम था इनका रसा, ठीक है, उससे लेखन कार्य भी किया है इन्होंने। पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, किसमें दीक्षित थे? पुष्टि मार्ग में, ठीक है। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो कोटेशन है वे है हिंदी 1873 में नई चाल में ढली, काल चक्र रचना में कहा है इन्होंने, ठीक है। कब ढली? 1873 में। कई बार प्रश्न आ जाता है कि किस रचना में उन्होंने ये कोटेशन कही है या फिर यह कोटेशन किसकी है, ठीक है, ये आ जाता है कई बार, ठीक है। इसके बाद आता है बालकृष्ण भट्ट
ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह 1844 में, मृत्यु 1914 में हुई है। ठीक है। पत्रिकाएं जो है इनकी वे हैं हिंदी प्रदीप 1870, ठीक है। इलाहाबाद में मासिक पत्र है ये एक। प्रेम पुंज पत्रिका का संपादन कार्य किया है इन्होंने। ठीक है। उपन्यास जो है इनका वह है रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 जान एक सुजान 1892 और सद्भाव का अभाव अधूरा है ये इनका। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का। इसके बाद जो नाटक हैं वे हैं ऐसा काम वैसा परिणाम 1877, नई रोशनी का विष 1884, बृहनलता 1895, आचार विडम्बन 1899 और नल दमयंती स्वयंवर 1909, बीनू संहार 1909 इनके जो नाटक हैं। ठीक है। इसके बाद निबंध हैं इनके। ठीक है। निबंध इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। ठीक है। हिंदी निबंधों का इन्हें प्रणेता भी माना जाता है। इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं बहुतायत में लिखे गए हैं इनके जो निबंध हैं। ठीक है। निबंध जो है इनके वे हैं नेत्र का जुनून, खटका, महला, स्वातंत्र्य, चलो हो चली। ठीक है। और इसके बाद है देवताओं से हमारी बातचीत, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, चंद्रोदय, प्रेम के भाग का सैलानी, देश सेवा का महत्व, कल्पना, संसार महानाटकशाला, शब्द की आकर्षक शक्ति, मेला ठेला, रोटी हो तो कैसे किसी भांति कमा खाए मुछंदर। ठीक है। बाल विवाह, काल चक्र का चक्र, ईश्वर भी क्या ठठोल है, प्रतिभा, इंग्लिश पढ़ी तो बाबू हुए, एक अनोखा स्वपन, भिक्षाकृति, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, हमारी यहाँ पे नहीं आएगा, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन और आत्म गौरव। ठीक है। ये निबंध हैं इनके। और इनकी जो आलोचनाएं हैं वह है इन्होंने हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा की शुरुआत हिंदी प्रदीप में कब की थी? 1886 ईस्वी में सच्ची समालोचना नामक स्तंभ में बालकृष्ण भट्ट ने की थी, जिसमें लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा की गई। इसके बाद नील देवी, प्रेक्षागुरु आदि की भी समीक्षाएं की हैं इन्होंने। ठीक है। अन्य तथ्य जो इनके साहित्य के जनसमूह के हृदय का विकास कहने वाले रचनाकार हैं। ठीक है। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास मानते हैं ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। प्रश्न महत्वपूर्ण है ये कि किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का स्टील मानते हैं? किसे मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। ठीक है। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता है। ठीक है। जितने भी इन्होंने निबंध लिखे हैं वे मनोविकार संबंधी लिखे हैं और वस्तु व्यंजक निबंधकार हैं। ठीक है। इसके बाद आता है लाला श्रीनिवास दास। ये हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।